हेलो बच्चों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। बच्चों, हम कक्षा 12वीं का कृषि रसायन का चैप्टर 3 जिसका नाम मृदा कोलोइड है के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में हर साल इस चैप्टर से एक प्रश्न 1 मार्क्स का और एक प्रश्न 2 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी बच्चों, बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज या अंक बार 3 मार्क्स का होता है। बच्चों, जो क्लास 12 की जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, इससे जेट एग्जाम में हर साल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो बच्चों, जो इस चैप्टर का नाम मृदा कोलोइड है, तो हम मृदा कोलोइड पढ़ने से पहले कोलोइड क्या होता है, इसके क्या क्या गुण होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो कोलोइड है ये ग्रीक शब्द होता है जो 2 शब्दों कोला प्लस ओइड से मिलकर बना होता है। कोला का मतलब गोंद होता है और ओइड्स का मतलब समान होता है। यानी बच्चों, गोंद के समान पदार्थ को क्या कहते हैं? कोलोइड। बच्चों, कोलोइड रसायन के जनक थॉमस ग्राम को कहा जाता है। तो बच्चों, बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलोइड रसायन के जनक किसे कहा जाता है, तो थॉमस ग्राम को। थॉमस ग्राम ने जल विलेय पदार्थों को अर्धपारगम्य झिल्ली में विसरण के आधार पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया, क्रिस्टलाभ और कोलोइड। तो बच्चों, थॉमस ग्राम ने क्या करा बच्चों, जो जल विलेय पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जो जल में घुलनशील हैं, उनको उन्होंने अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है बच्चों? ऐसी झिल्ली जिसमें कुछ ना कुछ निश्चित आकार के रंध्र बने होते हैं, और जिन पदार्थ का आकार उन रंध्रों से छोटा होगा वो उस झिल्ली से पास हो जाएंगे, जबकि जिन पदार्थों का आकार जो आपके अर्धपारगम्य झिल्ली है उसके रंध्रों से अगर बड़ा है तो उससे पास नहीं हो पाएंगे, यानी उससे गुजर नहीं पाएंगे। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण बच्चों जंतु झिल्ली, पादप झिल्ली, इसके अलावा पार्चमेंट पेपर होता है। तो बच्चों, थॉमस ग्राम ने क्या करा, जो जल विलेय पदार्थ है उनको उन्होंने जो अर्धपारगम्य झिल्ली है उससे पास करवाया, है ना। उससे पास करवाने पर वो उससे पास होंगे या नहीं, यानी उस अर्धपारगम्य झिल्ली से वो आर पार गुजर सकते हैं या नहीं गुजर सकते, उसी के आधार पर बच्चों थॉमस ग्राम ने इन जल विलेय पदार्थों को 2 प्रकारों में बांटा। जो पहला प्रकार है वह है क्रिस्टलाभ और जो दूसरा प्रकार है कोलोइड। तो बच्चों, इन्होंने जो फिनोमिना यूज करा था वो क्या था? विसरण। बच्चों, विसरण का मतलब क्या होता है? पदार्थों का अपने आप या स्वतः ही मिक्स होना या घुलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। या इसके अलावा बच्चों, हम विसरण को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है बच्चों? विसरण। बच्चों, विसरण क्या होता है? किसी पदार्थ का स्वतः घुलना या मिक्स होना, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है? विसरण। तो बच्चों, जब उन्होंने क्या करा, जल विलेय पदार्थों को अर्धपारगम्य झिल्ली से पास करवाया, तो बच्चों एक तरफ उसकी सांद्रता क्या है? कम है, और एक तरफ उसकी सांद्रता क्या है? अधिक है। तो इस वजह से क्या शब्द यूज किया है? विसरण। तो उसके आधार पर उन्होंने जल विलेय पदार्थों को कितने भागों में बांटा बच्चों? 2 भागों में। पहला क्या था? क्रिस्टलाभ, और दूसरा क्या था? कोलोइड। यानी बच्चों, जो जल विलेय पदार्थ किससे? अर्धपारगम्य झिल्ली से आसानी से पास हो जाए, ठीक है, यानी उनका क्या है, उन पदार्थों का आकार वो अर्धपारगम्य झिल्ली के रंध्रों से छोटा हो, तो उससे क्या हो जाएंगे वो बच्चों? पास हो जाएंगे आसानी से। तो ऐसे पदार्थों को तो क्रिस्टलाभ कहा, जिन्हें हम क्रिस्टलोइड भी कहते हैं बच्चों। और बच्चों, ऐसे पदार्थ जिनके आकार किससे हो? अर्धपारगम्य झिल्ली में जो रंध्र बने होते हैं अगर उनसे बड़ा हो तो उससे आसानी से पास नहीं होंगे, यानी वो उससे विसरित नहीं होंगे, और ऐसे पदार्थों को कोलोइड कहते हैं। बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए थॉमस ग्राम के अनुसार क्रिस्टलाभ या कोलोइड की परिभाषा लिखिए, तो बच्चों आपको तभी जाके ये वाली परिभाषाएं लिखनी है। तो क्रिस्टलाभ क्या होता है बच्चों? थॉमस ग्राम के अनुसार वे जल विलेय पदार्थ जिनके विसरण की दर अधिक होती है और अर्धपारगम्य झिल्ली से आसानी से पास या गुजर जाते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस्टलाभ कहते हैं। उदाहरण कार्बनिक अम्ल एवं क्षार, लवण, शर्करा एवं यूरिया। तो बच्चों, थॉमस ग्राम के अनुसार क्रिस्टलाभ या क्रिस्टलोइड क्या होते हैं? वे जल विलेय पदार्थ होते हैं जो अर्धपारगम्य झिल्ली से आसानी से पास हो जाते हैं। इसके अलावा उनके विसरण की दर भी क्या होती है? बहुत अधिक होती है। ऐसे पदार्थों को थॉमस ग्राम ने क्या कहा? क्रिस्टलाभ।
बच्चों इसके उदाहरण क्या आते हैं? कार्बनिक अम्ल एवं क्षार है, शर्करा है, यूरिया है ना। इसके अलावा क्या है बच्चों? जो लवण यानी नमक वगैरह है। तो बच्चों क्या हुआ, जैसे लवण, शर्करा, यूरिया, कार्बनिक अम्ल एवं क्षारों को अगर हम जल में विलय करेंगे तो ये जल में क्या हो जाएंगे? घुलनशील हो जाएंगे। बच्चों जल में पूर्णतः घुलनशील होंगे तो इनके जो कणों का आकार है वो क्या हो जाता है? बहुत ही छोटा हो जाता है। और इतना छोटा हो जाता है बच्चों कि अगर हम उसको अर्धपारगम्य झिल्ली से पास कराएं तो अर्धपारगम्य झिल्ली में जो रंध्रों का आकार है उससे भी छोटा हो जाता है, तो उससे भी क्या हो जाएंगे? आसानी से पास हो जाएंगे। तो ये सभी पदार्थ किसकी तरह व्यवहार दर्शाएंगे? क्रिस्टलाभ की तरफ। बच्चों थॉमस ग्राम के अनुसार कोलोइड क्या होता है? वे जल विलेय पदार्थ जिनके विसरण की दर बहुत कम होती है और अर्धपारगम्य झिल्ली से धीरे धीरे या बिल्कुल भी नहीं गुजरते हैं, ऐसे पदार्थों को कोलोइड कहते हैं। उदाहरण क्या है बच्चों? स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, हीमोग्लोबिन। तो बच्चों थॉमस ग्राम के अनुसार कोलोइड क्या होते हैं? कोलोइड वे जल विलेय पदार्थ होते हैं जिनके विसरण की दर बहुत ही कम होती है या विसरण दर्शाते ही नहीं है। इसके अलावा बच्चों वो पदार्थ जो अर्धपारगम्य झिल्ली से आसानी से पास भी नहीं होते या पास होते तो बहुत ही धीरे धीरे पास होते हैं, ऐसे पदार्थों को थॉमस ग्राम ने क्या कहा? कोलोइड। इसके उदाहरण क्या है बच्चों? स्टार्च, गोंद, जिलेटिन और हीमोग्लोबिन। यानी ये ऐसे पदार्थ हैं जो जल में घुलनशील तो हैं, यानी इनका आकार भी छोटा हो गया है, इनके कणों का आकार भी कैसा हो गया है बच्चों? छोटा हो गया है। लेकिन जैसे हम इनको अर्धपारगम्य झिल्ली से पास कराएंगे तो ये उससे आसानी से पास नहीं होंगे या पास होते ही नहीं है। तो बच्चों क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि जो अर्धपारगम्य झिल्ली के जो रंध्रों का आकार है और इन पदार्थों के कणों का आकार है, तो इन पदार्थ के कणों का आकार और जो अर्धपारगम्य झिल्ली के रंध्रों के आकार है उससे बड़ा होता होगा, तो उससे ये पास नहीं होते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपसे थॉमस ग्राम के अनुसार करके कोलोइड की डेफिनेशन पूछी तभी ये लिखना है। इसके अलावा कोलोइड की डेफिनेशन क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों थॉमस ग्राम की कुछ सीमा या कमी होती है, जैसे नमक को जल में अगर मैं घुलनशील करूं उसके बाद इसको अर्धपारगम्य झिल्ली से पास कराऊं तो ये उससे आसानी से पास हो जाएगा, यानी क्रिस्टलाभ की तरह व्यवहार दर्शाता है। जैसे ही नमक यानी NaCl को मैं जल की बजाय बेंजीन विलायक में अगर उसको घोलूंगा और अर्धपारगम्य झिल्ली से पास कराऊं तो ये उससे पास नहीं होगा, यानी कोलाइड की तरह व्यवहार दर्शाता है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? NaCl को जैसे हमने जल में घोला तो उसमें घुलनशील हो जाएगा और उसके जो पार्टिकल थे या जो कण थे नमक के वो कैसे हो जाएंगे? और घुलने के बाद और छोटे हो जाएंगे और अर्धपारगम्य झिल्ली से वो पास हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बच्चों नमक को हम बेंजीन में घोलेंगे तो बेंजीन में नहीं घुलता है, यानी ये उसमें अविलेय होता है। बच्चों अविलेय क्यों होता है? क्योंकि बेंजीन जो होता है वो अध्रुवीय विलायक होता है, जबकि जो नमक है वो आयनिक यौगिक होता है और आयनिक यौगिक बच्चों ध्रुवीय विलायकों में ही घुलनशील होते हैं, अध्रुवीय विलायकों में नहीं। तो बच्चों इसमें जब ये घुलेगा ही नहीं तो इसके जो कण हैं वो और छोटे नहीं होंगे, तो अर्धपारगम्य झिल्ली से पास भी नहीं होंगे, यानी किसकी तरह व्यवहार दर्शाएगा? कोलोइड की तरह। बच्चों इसी तरीके से साबुन को जब जल में घुलनशील करते हैं तो कोलाइड की तरह व्यवहार दर्शाता है, जबकि साबुन बेंजीन विलायक में क्रिस्टलाभ की तरह व्यवहार दर्शाता है। यानी बच्चों इसी वजह से थॉमस ग्राम की जो थ्योरी हमने पढ़ी थी ये अमान्य कर दी गई, क्योंकि बच्चों ये ओनली जल विलेय पदार्थों के लिए ही थी। तो बच्चों हम यहाँ से एक चीज़ें सीखे हैं कि जो पदार्थ है वो क्रिस्टलाभ होगा या कोलाइड होगा, ये किस पर निर्भर करता है? विलायक पर निर्भर करता है। तो बच्चों क्रिस्टलाभ और कोलोइड क्या होता है? तो बच्चों इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। हमने यहाँ बहुत सारे डायग्राम बनाए, इसमें हम क्रिस्टलाभ क्या होगा, कोलोइड क्या होगा, ये सबको समझेंगे। तो बच्चों ये जो बीकर है इसमें मैंने एक जल लिया है और इसमें बच्चों में शर्करा मिला रहा हूँ या शक्कर मिला रहा हूँ। तो बच्चों जो जल लिया है मैंने वो अधिक मात्रा में लिया है और जो शक्कर या शर्करा लिए वो कम मात्रा में लिए। तो बच्चों इसको घोलने के बाद जब इसका शक्कर का जो घोल बनेगा यानी शक्कर का जो मिश्रण बन रहा है, ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे? विलयन। क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम विलयन। तो विलयन में बच्चों हमने क्या, एक पदार्थ जो कम मात्रा में लिया है और एक पदार्थ जो हमने यानी कि जल लिया है जो अधिक मात्रा में लिया है, और इससे हमारे किसका निर्माण हो रहा है बच्चों? विलयन का। तो बच्चों जो पदार्थ जिसको हमने कम मात्रा में लिया है और जो घुल रहा है उसे तो हम क्या कहेंगे बच्चों? विलेय कहेंगे। जो दूसरा पदार्थ जो कि बच्चों हमने जल लिया था जो कि अधिक मात्रा में था, जो कि शक्कर को घोलने का काम कर रहा था, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? विलायक। और ये विलेय और विलायक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? विलयन का। तो यानी बच्चों ये विलेय और विलायक किसका निर्माण कर रहे हैं? विलयन का। और बच्चों विलेय क्या होता है? विलेय वो पदार्थ होता है जो कम मात्रा में हो और जो घुलने का काम कर रहा हो, उसे हम विलेय कहेंगे।
बच्चों विलायक किसे कहेंगे? उस पदार्थ को हम विलायक कहेंगे जिसका मात्रा क्या हो बच्चों? अधिक हो और जो घोलने का काम कर रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? विलायक। और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं बच्चों? विलयन का निर्माण करते हैं। अब बच्चों विलयन भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो बच्चों विलयन 3 प्रकार के कैसे होते हैं इसको हम समझ सकते हैं कि जब विलय को हम इसके अंदर बच्चों विलायक के अंदर मिलाएंगे तो ये विलय पूरी तरीके से घुलनशील भी हो सकता है, आधा अधूरा भी घुलनशील हो सकता है, इसके अलावा उसके अंदर घुलनशील ही ना हो। तो इन्हीं तीनों स्थितियों की वजह से बच्चों विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के। तो बच्चों हम पहले प्रकार को समझते हैं। बीकर में बच्चों हमने एक विलायक लिया है। विलायक का मतलब बच्चों क्या है? जो अधिक मात्रा में और जो घोलने का काम कर रहा है। उसी के अंदर मैंने बच्चों क्या है? कम अमाउंट में क्या मिला? एक पदार्थ मिलाया है जो इसके अंदर क्या है? पूर्णतः घुलनशील है, यानी ये जो विलय है वो पूरा का पूरा इसके अंदर घुल जाएगा। यानी बच्चों जो विलय था इसके कणों का जो भी आकार था घुलने के बाद क्या हो जाएगा? इनके कणों का आकार बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा। इससे जो विलयन बनेगा बच्चों उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक विलयन या क्रिस्टलाभ। इसमें कणों का आकार बच्चों 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। यानी बच्चों वास्तविक विलयन किसे कहेंगे? ऐसे विलयन जिसमें विलायक के अंदर पूर्णतः या पूरा का पूरा घुलनशील हो, ऐसे विलयन को हम वास्तविक विलयन या क्रिस्टलाभ कहते हैं। इसके उदाहरण बच्चों क्या क्या हो सकते हैं? जैसे शर्करा का घोल, नमक का घोल, यानी जिस जल में अगर हम नमक या शर्करा को घोलेंगे तो पूरी तरीके से घुल जाएंगी और उसके जो विलयन होंगे वो क्या कहलाएंगे? वास्तविक विलयन। इसी प्रकार बच्चों अगर हम विलय को दूसरे विलायक के अंदर मिलाएं और ये विलय के जो कण हैं वो इसके अंदर मान लो बाहर से देखने पे तो कैसा लगे? घुलनशील जैसा, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो ये विलय के जो कण हैं विलायक के अंदर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे, है ना बच्चों। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन या विलयन होते हैं उन्हें हम कोलाइड विलयन कहते हैं। इसमें जो कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। बच्चों इसमें जो पदार्थ के कण जो कि विलय की तरह काम कर रहे थे उनके कणों को कोलोइड कण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको और अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं कि बच्चों हमने क्या करा? जो पदार्थ लिया था कम मात्रा में लिया था जिसे हम विलय कह रहे थे, और जो पदार्थ हमने ज़्यादा मात्रा में लिया था जिसे हम विलायक कह रहे थे, तो उसके अंदर जैसे हमने इसको डाला तो बाहर से जब ऐसे नॉर्मल हम नग्न आंखों से देखेंगे बच्चों तो कैसा दिखाई देगा? ये हमें पूरी तरह घुलनशील दिखाई देगा। लेकिन बच्चों ये जैसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये जो विलय के पदार्थ विलय के कण है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे, यानी ये पूरे तरीके से इसके अंदर घुलनशील नहीं है। तो इन कणों को बच्चों विलय के कणों को कोलोइड कण कहेंगे और इस प्रकार के विलयन को कोलोइड विलयन कहेंगे। और बच्चों इसमें जो इसका आकार होता है यानी विलय के कणों का आकार जो होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। बच्चों यहाँ 2 चीज़ें और समझनी है कि जो विलायक लिया था तो विलायक की जो अवस्था होती है उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहेंगे, और जो विलय लिया था जिसको हमने कोलोइड कण भी कहा था उसकी जो अवस्था होती है उसे हम परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं। यानी बच्चों कोलोइड विलयन में 2 अवस्थाएं पाई जाती है। पहली कौन सी? परिक्षिप्त अवस्था, और दूसरी कौन सी होती है बच्चों? परिक्षेपण माध्यम। बच्चों परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है? ये जो विलय के कण जो विलयन है उसके अंदर कोलोइड कणों के रूप में वितरित होते हैं तो उसकी अवस्था को हम परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं। और बच्चों विलायक के कण जो कि माध्यम की तरह काम कर रहे हैं उन्हें हम परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल जैसे गोंद था कोलोइड विलयन का, रक्त है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? कोलोइड विलयन के। दूध वगैरह बच्चों किसके एग्जाम्पल है? कोलोइड विलयन के। तीसरा जो बच्चों विलयन का प्रकार है वो है निलंबन। तो बच्चों हमने क्या करा? वो विलय के कणों को जैसे ही विलायक में मिलाया और ये विलय के कण अगर इसके अंदर अघुलनशील है तो इस प्रकार से जो विलयन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? निलंबन। जैसे अगर बच्चों मैं क्या करूं? इस बीकर में पानी लूं, पानी में मैं क्या मिलाऊं? पत्थर के टुकड़े मिलाऊं, तो पत्थर के टुकड़े क्या होंगे? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे बैठ जाएंगे और इसके अंदर घुलनशील भी नहीं होंगे। तो ये जो पत्थर के टुकड़े हैं जिन्हें मैं क्या कहूँगा? निलंबित कण, और इस प्रकार का जो विलयन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? निलंबन। इसमें बच्चों कणों का जो आकार होता है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। तो बच्चों इस प्रकार से हम विलयन के प्रकार को समझ सकते हैं। तो बच्चों कोलोइड क्या होगा? इससे हमें क्या पता लगा कि कोलोइड विषमांगी पदार्थ होता है जिसमें बच्चों 2 अवस्थाएं मिलती है, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम। इसमें बच्चों दिखता कैसा है? हमें घुलनशील जैसा है, तो लेकिन इसमें जो विलय के कण हैं वो कैसे होते हैं?
सूक्ष्मदर्शीय घुलनशील होते हैं, यानी अगर हम बाहर से देखेंगे तो घुलनशील जैसे दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसके अंदर अघुलनशील होंगे। बच्चों कोलोइड की परिभाषा क्या होती है? ये विषमांगी दो अवस्था मिश्रण होता है जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिक्षेपित और डिस्पर्स्ड होता है, कोलोइड कहलाता है। उदाहरण सोल, जेल और इमल्शन। बच्चों कोलोइड क्या होता है? अगर 1 मार्क्स में आपसे डेफिनेशन पूछ ली तो आपको ये लिखना है कि कोलोइड विषमांगी और दो अवस्था मिश्रण होता है। यानी बच्चों कोलोइड विलयन में जब हमने देखा था विलय और विलयन को मिलाया था, तो विलय के पार्टिकल क्या थे बच्चों? बाहर से देखने पे तो कैसे दिख रहे थे? घुलनशील, लेकिन वो उसी के अंदर निलंबित थे, यानी उसके अंदर घुलनशील पूरी तरीके से नहीं थे। तो यानी कितनी अवस्थाएं बन रही बच्चों? 2 अवस्थाएं, एक तो विलय की अवस्था बनेगी और एक विलायक की अवस्था बनेगी। और बच्चों कैसा मिश्रण होगा? विषमांगी मिश्रण होगा। तो बच्चों इसमें क्या हो रहा है? विलय के जो कण हैं वो विलायक के अंदर ही क्या है? निलंबित रहते हैं। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसमें क्या होता है? एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर परिक्षेपित होता है, यानी विलय के कण विलायक के कण के अंदर क्या होते हैं? परिक्षेपित होते हैं, कोलोइड कहलाता है। अब बच्चों इसके उदाहरण क्या दे रखे हैं? सोल, जेल और इमल्शन। तो बच्चों जो कोलोइड विलयन है ये भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो बच्चों परिक्षेपित अवस्था क्या होगी या परिक्षेपण माध्यम क्या होगा? इसी के आधार पर बच्चों कोलोइड के भी बहुत सारे प्रकार संभव हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जब हम क्या कर रहे हैं, किसी विलायक में जब विलय को मिला रहे हैं, उससे जो कोलोइडल विलयन बन रहा है तो उसमें वो विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसी प्रकार बच्चों हम जो विलायक ले रहे हैं वो भी ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है, यानी इनकी भी विभिन्न विभिन्न अवस्थाएं होती है। इसी के आधार पर बच्चों कोलोइडल विलयन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन बच्चों हम 3 ही की बात करेंगे, वो है सोल, जेल और इमल्शन। ठीक है बच्चों, तो इसको बाद में हम बच्चों डिटेल में देखेंगे। इससे पहले हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की जब बात करते हैं वो है कोलोइड के गुण। तो बच्चों अगर हमने किसी विलयन में जो कोलोइडल कण मिल रहे हैं तो उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज या गुण मिलेंगे? तो बच्चों जो पहला गुण है वो है विषमांगता, यानी बच्चों ये जो कोलोइड के कण होते हैं, यानी कोलोइडल विलयन कैसे होते हैं? विषमांगी होते हैं, यानी वास्तविक विलयन नहीं बनाते। तो कोलोइड वास्तविक विलयन नहीं बनाते हैं, यानी बच्चों इसके अंदर विलय के जो कण होते हैं वो विलायक के कणों के अंदर पूर्णतः घुलनशील नहीं होते। और ये किस नेचर के होते हैं बच्चों? ये विषमांगी प्रकृति के होते हैं। यानी कोलोइड विलयन में कितनी अवस्थाएं मिलती है बच्चों? कोलोइड विलयन में 2 अवस्थाएं मिलती है। एक विलय की अवस्था मिलेगी जिसे बच्चों हमने परिक्षिप्त अवस्था कहा था, या जिसे हम कोलोइड कण की अवस्था भी कह सकते हैं। जो दूसरी अवस्था थी बच्चों उसे हमने क्या कहा था? परिक्षेपण माध्यम, यानी जो किसकी अवस्था होती है बच्चों? विलायक की अवस्था होती है। तो बच्चों अब इन अवस्थाओं को भी हम डिटेल में देख सकते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाएं मिलती है। तो पहली है बच्चों परिक्षिप्त अवस्था। तो कोलोइड कणों के रूप में वितरित पदार्थों की अवस्था को ही क्या कहते हैं बच्चों? परिक्षिप्त अवस्था। यानी कोलोइडल विलयन में बच्चों जो विलायक के अंदर कण मिल रहे हैं, यानी वो कण किसके कण? कोलोइड के कण जो मिल रहे हैं, यानी जो कोलोइड कणों के रूप में वितरित रहता है विलायक के अंदर, उनको हम क्या कहेंगे? उनकी अवस्था को हम क्या कहेंगे? परिक्षिप्त अवस्था कहेंगे। बच्चों इसे आंतरिक अवस्था अथवा असत अवस्था भी कहा जाता है। इसका मतलब बच्चों ये है कि जो विलय के कण होते हैं वो कहाँ मिल रहे हैं? विलायक के अंदर मिल रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा है? आंतरिक अवस्था। इनकी अवस्था को क्या कहा है? आंतरिक अवस्था। असत क्यों कहा है बच्चों? कि विलायक के अंदर जो कि माध्यम की तरह काम कर रहा है उसके अंदर विलय पदार्थों के कण क्या होते हैं बच्चों? दूर दूर फैले हुए रहते हैं, यानी वो सतत नहीं होते। कैसे होते हैं? असतत। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा है बच्चों? असतत अवस्था भी कहा है। परिक्षेपण माध्यम, कोलोइडल कण जिस माध्यम में वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। इसे बाह्य अवस्था अथवा सतत अवस्था भी कहते हैं। यानी बच्चों जो परिक्षेपण माध्यम होता है किसे कहेंगे? कि जो हमने कोलोइडी विलयन लिया था उसमें जो विलायक लिया था जिसके अंदर कोलोइडल कण या विलय के कण क्या थे? निलंबित थे। तो बच्चों हम उस विलायक की अवस्था को ही क्या कहेंगे? परिक्षेपण माध्यम कहेंगे, जिसके अंदर क्या थे? आपके कोलोइडल कण वितरित रहते हैं। उस माध्यम को हम क्या कर रहे हैं? परिक्षेपण माध्यम। यानी बच्चों इसे बाह्य अवस्था और सतत अवस्था क्यों कहा? क्योंकि बच्चों इसी के अंदर क्या थे? कोलोइडल के कण निलंबित थे, यानी कहीं कहीं इधर उधर बिखरे हुए थे, इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं? बाह्य अवस्था। और बच्चों लगातार होती है, यानी वो पूरे के पूरे जो विलयन था उसके अंदर कोलोइडल कण तो क्या है? इधर उधर बिखरे होते हैं, यानी वो क्या होते हैं? असतत होते हैं।
इसलिए उनकी अवस्था को हमने क्या कहा था, असतत अवस्था। लेकिन बच्चों ये जो माध्यम की तरह व्यवहार कर रही है ये कैसी होती है, लगातार होती है, इस वजह से इसको क्या कहा है, सतत अवस्था। तो बच्चों किसी भी कोलोइडी विलयन में दो अवस्थाएं होती है। जो पहली होती है उसे पहली अवस्था को हम परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं और दूसरी अवस्था को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। यानी जो विलय और कोलोइडल कण की अवस्था होती है वो परिक्षिप्त अवस्था होती है और जो विलायक की अवस्था होती है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो बच्चों ये जो विलय या परिक्षिप्त अवस्था होती है ये ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। उसी प्रकार बच्चों जो विलायक होता है या जिसे हम परिक्षेपण माध्यम भी कह रहे हैं ये भी ठोस, द्रव, गैस हो सकता है। इसी के आधार पर बच्चों कोलोइडी विलयन यानी कोलोइड के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम सोल, जेल और इमल्शन की बात करेंगे। तो बच्चों जो कोलोइड का पहला प्रकार है वो है सोल। तो इसमें जो परिक्षिप्त अवस्था या जो विलय की अवस्था होती है वो कैसी होती है बच्चों, ठोस होती है। और जो परिक्षेपण माध्यम या विलायक की जो अवस्था होती है वो कैसी होती है, द्रव अवस्था होती है। यानी बच्चों जो कम अमाउंट में होता है वो क्या होता है, आपका ठोस होता है, और ज़्यादा अमाउंट में होता है वो क्या होता है, द्रव होता है। तो उस टाइप के कोलोइडी विलयन को हम क्या कहेंगे, सोल कोलोइडी विलयन। इसके उदाहरण है बच्चों स्याही, रक्त, पेंट, है ना, जल में क्ले का घुलना, क्ले को हम क्या कहते हैं, मृत्तिका भी कहते हैं बच्चों। ये सब किसके एग्जाम्पल है, आपके सोल कोलोइडी विलयन के। यानी बच्चों इनमें क्या होता है, जो स्याही, रक्त, पेंट और जो जल में क्ले घुली हुई है, इसमें जो विलय है उसकी अवस्था तो कैसी होगी, ठोस होगी, और जो विलायक है उसकी अवस्था कैसी होगी, द्रव होगी। तो बच्चों परिक्षेपण माध्यम या विलायक के आधार पर सोल कोलोइडी विलयन के भी विभिन्न प्रकार होते हैं। यानी बच्चों क्या हुआ कि जो ये विलायक है जो कि किस अवस्था में मिलता है, सोल के अंदर द्रव अवस्था में मिलता है। तो ये जो द्रव है ये भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ये जल भी हो सकता है, एल्कोहल भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है। उसी के आधार पर सोल को भी हम और आगे क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। बच्चों सोल कोलोइडी विलयन में परिक्षिप्त अवस्था यानी विलय की अवस्था तो ठोस होती है। जो परिक्षेपण माध्यम यानी विलायक की अवस्था जो होती है वो द्रव होता है। बच्चों जो द्रव होता है वो भी विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जल, बेंजीन, एल्कोहल, है ना। तो उसी के आधार पर सोल कोलोइडी विलयन को अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगर बच्चों जो हम द्रव ले रहे हैं यानी जो विलायक ले रहे हैं अगर वह जल है तो इस प्रकार के सोल कोलोइडी विलयन को हाइड्रोसोल या एक्वासोल कहेंगे। अगर बच्चों हम जो परिक्षेपण माध्यम या जो द्रव ले रहे हैं अगर वो बेंजीन है तो वो बेंजोसोल कहेंगे। अगर बच्चों हम परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल यानी विलायक अगर एल्कोहल ले रहे हैं तो इस प्रकार के सोल कोलोइडी विलयन को एल्कोसोल कहेंगे। इसके अलावा अगर बच्चों जो हमारा परिक्षेपण माध्यम अगर हवा है और हवा में अगर हम जो विलय ले रहे हैं अगर वो ठोस ले रहे हैं तो इस प्रकार के सोल कोलोइडी विलयन को एरोसोल कहेंगे। तो बच्चों ये तो हमने अभी क्या देखा, सोल। बच्चों जेल क्या होता है, अगर परिक्षिप्त अवस्था यानी विलय की अवस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम यानी विलायक की अवस्था भी ठोस हो तो इस प्रकार से जो विलयन बनेंगे उसे हम जेल कोलोइडी विलयन कहेंगे। इसके उदाहरण बच्चों बूट पॉलिश, जेली, पेक्टिन, अगार अगार होते हैं। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट कोलोइडी विलयन का टाइप है वो है इमल्शन। इमल्शन बच्चों परिक्षिप्त अवस्था इसमें द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम भी इसमें द्रव होता है। यानी विलय भी द्रव होगा और विलायक भी द्रव होगा। इस प्रकार के कोलोइडी विलयन को इमल्शन कहते हैं। बच्चों इसके एग्जाम्पल है दूध और कोल्ड क्रीम। तो बच्चों जेट में पूछा हुआ भी है कि दूध किस प्रकार का कोलोइडी विलयन होता है, तो इमल्शन। तो बच्चों दूध में क्या होता है, जो वाटर होता है और साथ में ऑयल होती है। तो वाटर भी क्या होता है आपका द्रव होता है और जो ऑयल होता है यानी तेल होता है वो भी द्रव होता है। तो इस वजह से इसको बच्चों क्या कहा जाता है, इमल्शन कोलोइडी विलयन। बच्चों जो कोलोइड का जो पहला गुण था विस्मांग था उसको हम पढ़ चुके हैं। हमने उसमें क्या देखा कि जो कोलोइड हैं वो वास्तविक विलयन नहीं बनाते हैं, वो विस्मांगी प्रकृति के होते हैं। इसके बाद जो बच्चों हम नेक्स्ट गुण देखेंगे वो है विसरण। कोलोइड अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं। यानी बच्चों जो कोलोइड होते हैं उनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। बच्चों विसरण होता क्या है, एक पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाता है बच्चों, विसरण कहलाता है। इसको हम दूसरे शब्द में इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, विसरण कहते हैं। इसके बाद बच्चों जो कोलोइड का नेक्स्ट गुण है वो है ब्राउनियन गति। बच्चों ब्राउनियन गति क्या होती है, कोलोइडल कणों का
यादृच्छिक यानी किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी दिशा में टेढ़ा मेढ़ा गति करना ही क्या कहलाता है, ब्राउनियन गति कहलाता है। बच्चों जो ब्राउनियन गति है इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब करी थी बच्चों भी 1827 में यानी 1827 में। तो बच्चों ये जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ब्राउनियन गति की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। बच्चों इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है जो कोशिका में केंद्रक की खोज की थी वो भी रॉबर्ट ब्राउन ने ही करी थी। कणों का आकार बच्चों जितना छोटा होगा ब्राउनियन गति उतनी ज़्यादा होती है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जैसे एक कोलोइडल कण बता रखा है, ये क्या कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा कहीं पे भी गति कर सकता है। तो इस निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति को ही क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति। बच्चों कोलोइड विलयन में जो अगला गुण पाया जाता है वो है विद्युत आवेश। बच्चों कोलोइड विलयन में जो कोलोइडल कण होते हैं उन पर ऋणावेश पाया जाता है। ऋणावेश की उपस्थिति के कारण ही बच्चों धन आयन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसके बाद बच्चों जो कोलोइड विलयन में जो अगला गुण पाया जाता है वो है टिंडल प्रभाव। बच्चों टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जो कोलोइड विलयन में कोलोइडल कण होते हैं उन पर जैसे प्रकाश डाला जाएगा तो प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, यानी प्रकाश फैल जाता है और इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। सबसे पहले बच्चों इस प्रभाव को वैज्ञानिक टिंडल ने बताया था, इसी वजह से इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो कोलोइडल विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की क्रिया को टिंडल प्रभाव कहते हैं। बच्चों इसको हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। प्रकाश सोर्स से हम प्रकाश की जो किरणें हैं वो वास्तविक विलयन और कोलोइड विलयन पर डाल रहे हैं। तो बच्चों जो वास्तविक विलयन है उसमें हमें कोई प्रकाश की पुंज दिखाई नहीं देंगे, यानी उसकी किरणें दिखाई नहीं देंगी। लेकिन जैसे ही कोलोइड विलयन में कोलोइडल कण जो कि ब्राउनियन गति कर रहे हैं इनकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, ये प्रकाश की किरणें कैसी हो जाएंगी, फैल जाएंगी, यानी प्रकीर्णित हो जाएंगी और हमें क्लियरली दिखाई भी दे रहा है। इस प्रभाव को ही बच्चों टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसके अलावा बच्चों हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी अंधेरे कमरे में प्रकाश जाता है तो अंधेरे कमरे में जैसे ही प्रकाश जाएगा तो बच्चों हमें धूल के कण स्पष्ट दिखाई देते हैं। वो भी किस प्रभाव की वजह से दिखाई देते हैं, टिंडल प्रभाव की वजह से। तो बच्चों क्वेश्चन जेट में पूछा भी जा सकता है कि अंधेरे कमरे में जब प्रकाश जाता है तो धूल के कण किस प्रभाव की वजह से दिखाई देते हैं, तो टिंडल प्रभाव की वजह से। इसके अलावा बच्चों जब अंधेरे कमरे में अगर हम क्या करें, कोलोइडल विलयन को रख दें और उसमें किसी प्रकाश सोर्स से अगर प्रकाश डालेंगे और बच्चों हम उस कोलोइडल विलयन को 90 डिग्री के कोण से या समकोण से जब देखेंगे तो वो हमें जो प्रकाश है वो नीले रंग का दिखाई देगा। ये किस प्रभाव की वजह से होता है, टिंडल प्रभाव की वजह से। बच्चों कोलोइड का जो अगला गुण होता है वो है अवक्षेपण, जिसे हम प्रिसिपिटेशन भी कहते हैं। बच्चों अवक्षेपण का मतलब क्या होता है, किसी भी विलयन में अघुलनशील पदार्थों का निर्माण होना ही अवक्षेपण कहलाता है। यानी बच्चों जो कोलोइड विलयन है उनमें भी अवक्षेपण का गुण पाया जाता है, यानी इनमें भी अघुलनशील पदार्थों का निर्माण होता है। लेकिन ये अघुलनशील पदार्थों का निर्माण कब होता है बच्चों, कोलोइडल विलयन में अगर हम क्या करें, थोड़ी सी मात्रा में विद्युत अपघट्य मिला दें तो इनमें अघुलनशील पदार्थ यानी अवक्षेपण का निर्माण होता है। बच्चों विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य वो पदार्थ होते हैं जिनको हम जल पे मिलाने पर आयंस का निर्माण करते हैं और जो विद्युत का चालन करते हैं। ऐसे पदार्थों को बच्चों विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे NaCl है, KCl है, ये क्या है बच्चों आपके विद्युत अपघट्य। इसके बाद बच्चों कोलोइड में जो अगला गुण पाया जाता है वो है अधिशोषण। यानी बच्चों अधिशोषण क्या होता है, किसी की भी बाह्य सतह पर जाकर जुड़ना क्या कहलाता है, अधिशोषण। तो बच्चों कोलोइडल कणों में या कोलोइडल विलयन में अधिशोषण का गुण पाया जाता है। हम जानते हैं बच्चों कोलोइडल विलयन में जो कोलोइडल कण मिल रहे हैं उन पर ऋणावेश होता है और ऋणावेश के कारण वो धनावेशित कणों या धन आयनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और यह आकर्षण के कारण धनावेशित कण या धन आयन ऋणावेशित कणों की या कोलोइडल कणों की सतह पर जाकर जुड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और इसे हम क्या कहेंगे, अधिशोषण हो गया कि उनका। बच्चों अभी तक हमने कोलोइड क्या होता है और कोलोइड में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं ये पढ़ा है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मृदा कोलोइड। बच्चों मृदा कोलोइड क्या होता है, मृदा के ऐसे कण जिनका व्यास 1 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन तक होता है और जिनमें कोलोइडल गुण पाए जाते हैं, मृदा के ऐसे कणों को ही मृदा कोलोइड्स कहते हैं। बच्चों मृदा कोलोइड्स को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि मृदा के जो मृदा कोलोइड्स हैं उनको किसकी सहायता से देखा जाता है, तो
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से। बच्चों जो मृदा कोलोइड्स के कण हैं इनका जो अधिकतम व्यास है वो 500 मिली माइक्रोन या 500 नैनोमीटर तक हो सकता है। बच्चों हमने पढ़ा भी था कि कोलोइड के जो पार्टिकल होते हैं उनका जो डायमीटर होता है या जो साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मृदा कोलोइड के गुण। तो बच्चों हम देख चुके हैं कि कोलोइड के गुण में हमने क्या क्या पढ़ा था। अधिशोषण मिलता था, उनमें वो विचरण नहीं दर्शाते थे, उनमें ऋणावेश पाया जाता था। इसके अलावा बच्चों टिंडल इफेक्ट शो कर रहे थे, ब्राउनियन गति उनमें मिल रही थी, है ना, विषमांगता मिल रही थी। ये सभी गुण कौन से थे? कोलोइड के गुण। तो बच्चों मृदा कोलोइड में ये गुण तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा इनमें कुछ विशिष्ट गुण भी पाए जाते हैं। तो बच्चों मृदा कोलोइड के गुण कैसे होते हैं? कोलोइड्स के गुणों के समान, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बच्चों जो मृदा कोलोइड्स में कोलोइड्स के अलावा भी दूसरे गुण पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। जो पहला गुण है वो है ससंजन एवं आसंजन। बच्चों ये ससंजन एवं आसंजन एक विशिष्ट प्रकार के बल होते हैं। ससंजन क्या होता है बच्चों? कि समान गुणों वाले अणुओं के मध्य अगर आकर्षण बल मिल रहा है तो इसे हम ससंजन कहेंगे। जैसे बच्चों जो जल के दो अणुओं के मध्य अगर आकर्षण बल है तो उससे हम क्या कहेंगे? ससंजन। जैसे एक क्ले का जो कण है यानी मृत्तिका का कण दूसरे क्ले के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो भी किस बल की वजह से? ससंजन की वजह से। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट गुण है वो है आसंजन। दो असमान गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण बल लग रहा हो तो उसे हम आसंजन कहेंगे। जैसे बच्चों क्या होता है? एक क्ले का कण सैंड के कण के साथ जुड़ा हुआ है तो किसकी वजह से बच्चों? आसंजन बल की वजह से। इसके अलावा जो बच्चों मोल्ड बोर्ड प्लो होता है उसमें जो मिट्टी चिपक जाती है तो वो भी किस वजह से चिपकती है बच्चों? आसंजन की वजह से। इसके अलावा बच्चों इसके उदाहरण क्या है? द्रव अवस्था एवं ठोस अवस्था के मध्य आकर्षण। जो बच्चों मिट्टी में क्या होता है? जो पानी है और जो मिट्टी है उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो किस वजह से? आसंजन की वजह से। बच्चों इसके बाद मृदा कोलोइड का जो अगला गुण है वो है सुगठ्यता, जिसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। बच्चों प्लास्टिसिटी क्या होता है? किसी भी वस्तुओं का वह गुण जिसमें अगर हम क्या करें? बाह्य बल को हटा भी ले तो भी वस्तु अपने मूल आकृति में या मूल अवस्था में आने का प्रयास नहीं करती। इस गुण को ही सुगठ्यता कहते हैं और ऐसी वस्तुओं को सुगठ्य वस्तु कहते हैं। बच्चों सुगठ्यता क्या होगा कि अगर मान लो किसी वस्तु में मैं अगर क्या कर रहा हूँ? बाह्य बल लगा रहा हूँ तो वस्तु के आकार या आकृति में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूँ? उस बल को हटा भी लूँ तो भी वो वस्तु उसी आकार या आकृति में बनी रहती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के गुण को हम क्या कहते हैं? सुगठ्यता कहते हैं। बच्चों जो सिलिकेट क्ले प्रकार का मृदा कोलोइड होता है उसमें ये गुण पाया जाता है। बच्चों हम आगे देखेंगे मृदा कोलोइड के प्रकार में। बच्चों मृदा में भी बल लगाने पर ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है और बल हटा लो तो ये उसी रूप में बनी रहती है। यानी बच्चों अगर मैं क्या करूं? जैसे गीली मिट्टी ली मान लो तो उसमें बल लगा रहा हूं, बल लगाने पर मिट्टी का आकार आकृति क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जैसे मैं वो बल को वापस हटा लूँ तो भी वो गीली मिट्टी वैसी की वैसी बनी रहेगी, मतलब उसकी आकार व आकृति वैसा का वैसा बना रहेगा। बच्चों जो सुगठ्यता का गुण है सबसे अधिक मोन्टमोरियोलाइट समूह में तथा सबसे कम केओलाइनाइट समूह में पाया जाता है। बच्चों जो मोन्टमोरियोलाइट और केओलाइनाइट समूह होते हैं सिलिकेट क्ले के प्रकार होते हैं। तो आपको बच्चों अभी तो ये याद रखना है, ये चीजें हम आगे समझेंगे कि मोन्टमोरियोलाइट जो समूह होता है यानी जो मोन्टमोरियोलाइट सिलिकेट क्ले होती है उसमें सुगठ्यता प्लास्टिसिटी का गुण सबसे अधिक पाया जाता है, जबकि केओलाइनाइट जो सिलिकेट क्ले होती है उसमें सबसे कम पाया जाता है। इसके बाद मृदा कोलोइड का जो अगला गुण है वो है उन्नीपिंडन, जिसे स्कंदन या उन्नन भी कहते हैं एवं विउन्नीपिंडन जिसे विउन्नन कहते हैं। बच्चों मृदा कोलोइड के कण आपस में मिलकर समुच्चय या झुंड बना लेते हैं जिसे उन्नीपिंडन कहते हैं। वो प्रक्रम जिसमें वो समुच्चय या झुंड वापस मृदा कोलोइड के कणों में टूट जाता है उसे विउन्नीपिंडन कहते हैं। बच्चों उन्नीपिंडन या स्कंदन, विउन्नीपिंडन या विउन्नन क्या होता है? बच्चों क्या होता है? जैसे मृदा कोलोइड में विद्युत आवेश होता है जिस वजह से उनमें स्थायित्व मिलता है। जैसे जैसे विद्युत आवेश समाप्त होता जाता है उनमें क्या होगा? जो मृदा कोलोइड के कण है वो आपस में जुड़ना शुरू कर देंगे और इससे उनका एक समुच्चय बनेगा जिसे हम फ्लोक भी कहते हैं, जिसे उन्नीपिंडन कहा जाता है या उन्नन कहते हैं या स्कंदन भी कहते हैं। बच्चों वापस वो जो समुच्चय बना है उसका टूटकर वापस मृदा कोलोइड कणों में बदलना क्या कहलाएगा? विउन्नीपिंडन या विउन्नन। बच्चों उन्नीपिंडन जिसे हमने स्कंदन या उन्नन कहा था क्या होता है कि जो मृदा कोलोइड्स जिन पर ऋणावेश मिलता है
ऋणावेश की वजह से बच्चों क्या हुआ, उनमें जैसे विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो विद्युत अपघट्य मिलाने के कारण क्या होगा, वो जो ऋणावेश है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा बच्चों, जो मृदा कोलॉइड्स के कण है वो आपस में जुड़ना शुरू कर देंगे और उनका समुच्चय बन जाएगा। जो समुच्चय बनेगा उसे हम फ्लोक भी कहते हैं। वो समुच्चय बनना ही क्या कहलाता है बच्चों, उन्नी पिंडन कहलाता है, या उन्नन भी कह सकते हैं, या स्कंदन भी कहते हैं। फिर बच्चों इसका वापस टूटकर छोटे छोटे मृदा कोलॉइड कणों में बदलना क्या कहलाएगा बच्चों, विउन्नी पिंडन या विउन्नन। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट मृदा कोलॉइड्स का गुण है वो है फैलाव एंड संकुंचन, यानी जो मृदा कोलॉइड्स है उनमें फैलाव और संकुंचन का गुण भी पाया जाता है। यानी बच्चों क्या होगा, जो मृदा कोलॉइड के कण हैं जैसे ही जल के संपर्क में आएंगे तो जल के संपर्क में आते ही इन कणों का आयतन में वृद्धि होगी। आयतन में जैसे ही वृद्धि होगी यानी क्या हो जाएंगे, इनमें फैलाव होगा। तो मृदा कोलॉइड जल के संपर्क में आने पर जल सोखकर फूलने से इनके आयतन में वृद्धि होते इसे ही फैलाव कहते हैं। तो बच्चों जैसे क्या होगा, अगर तापमान ज़्यादा होगा, जब तापमान ज़्यादा होगा तो ये जल यहाँ से क्या हो जाएगा, ड्राई होगा यानी सूख जाएगा, और जल सूखने की वजह से क्या होगा, जो मृदा कोलॉइड के कण हैं उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिससे क्या हो जाएगी, मृदा सिकुड़ जाएगी, और इसे हम क्या कहेंगे, संकुंचन। तो जल सूखने की दशा में मृदाओं में सिकुड़न होती है, इसे ही संकुंचन कहते हैं। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो फैलाव एवं संकुंचन का गुण है ये मोंटमोरिनलाइट टाइप की जो सिलिकेट क्ले होती है उसमें सबसे अधिक मिलता है। हाइड्रस माइका जिसे हम इलाइट ग्रुप भी कहते हैं उसमें मध्यम मिलता है, तथा केओलाइनाइट सिलिकेट क्ले में ये सबसे कम पाया जाता है। बच्चों मोंटमोरिनलाइट, हाइड्रस माइका जिसे इलाइट कहते हैं, और केओलाइनाइट ये सिलिकेट क्ले मृदा कोलॉइड के एक प्रकार होते हैं। तो बच्चों हम मृदा कोलॉइड के गुण पढ़ चुके हैं। तो बच्चों यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ से 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछ ले 1 मार्क्स में कि मृदा कोलॉइड के 2 गुणों के नाम बताइए, तो आपको जैसे ब्राउनिन गति लिख दो, अधिशोषण लिख दो, फैलाव संकुंचन लिख दो, आपको जो भी याद रहे वो लिख दो। इसके अलावा बच्चों 1 मार्क्स में ऐसे भी पूछ सकता है कि ब्राउनिन गति क्या होती है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, फैलाव संकुंचन को एक समझाइए। तो ऐसे बच्चों इसी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। बच्चों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मृदा कोलॉइड्स के प्रकार। मृदा कोलॉइड जो हमने पढ़ा है कितने प्रकार की होती है, तो मृदा कोलॉइड 2 प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक मृदा कोलॉइड और कार्बनिक मृदा कोलॉइड। तो बच्चों हम मृदा कोलॉइड का वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं। पहला जो मृदा कोलॉइड है वो कैसा होता है, अकार्बनिक मृदा कोलॉइड जिसे खनिज मृदा कोलॉइड भी कहते हैं। दूसरा जो होता है कार्बनिक मृदा कोलॉइड जिसका उदाहरण ह्यूमस होता है। ये ह्यूमस कैसा मृदा कोलॉइड है, कार्बनिक मृदा कोलॉइड। बच्चों जो अकार्बनिक मृदा कोलॉइड जिसे हमने खनिज मृदा कोलॉइड भी कहा, ये 2 प्रकार का होता है, सिलिकेट क्ले या सिलिकेट मृत्तिका। दूसरा जो होता है वो है आयरन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, या जिसे हम आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं, जिसे सिस्कुई ऑक्साइड भी कहा जाता है। बच्चों जो सिलिकेट क्ले है ये वापस 3 टाइप की होती है, केओलाइनाइट समूह, मोंटमोरिनलाइट समूह, इलाइट समूह जिसे हाइड्रस माइका भी कहते हैं। बच्चों यहाँ से ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि सिलिकेट क्ले कितने टाइप की होती है, तो सिलिकेट क्ले 3 टाइप की होती है, और आपसे नाम पूछ ले जाए कि तीनों टाइप के नाम बताइए, तो क्या बताओगे, केओलाइनाइट समूह, मोंटमोरिनलाइट समूह और इलाइट समूह या हाइड्रस माइका। तो बच्चों हम इनको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे।